हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की हमारी क्लास होगी जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई है, उसकी जो थर्ड टेस्ट हमने दिया था आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो होगी आज की। ठीक है, इस वीडियो में मैं सभी पैसेजेस को एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे पैसेजेस दिए हुए थे और आपको टोटल 50 क्वेश्चन दिए हुए थे, है ना। तो हर एक पैसेज को एक्सप्लेन करना, इंग्लिश में एक्सप्लेन करना, फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करना, फिर उसके सभी क्वेश्चंस को समझाना, तो ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी फिर, है ना। तो इतनी सारी मटेरियल को एक ही वीडियो में बताना इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसलिए मैं सभी पैसेजेस को सॉल्व नहीं करूँगी, सिर्फ एक पैसेज को सॉल्व करूँगी। उससे जुड़े हुए जो 5 क्वेश्चन है मैं उनको सॉल्व कर दूँगी और कुछ टेक्निक्स है वो आपको बता दूंगी ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और वैसे भी पैसेज में कुछ समझाने जैसा तो होता नहीं है, हर एक पैसेज आपका नया होता है और आपको उस पैसेज के अंदर से ही उस क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होते हैं। ठीक है, कोई टॉपिक तो है नहीं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है, मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे तो होता नहीं है। हर एक पैसेज नया आपका टॉपिक के ऊपर होता है, तो पैसेज में कुछ समझाने जैसा नहीं होता है। आपको बस टेक्निक पता होनी चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको भी बता दूंगी और एक पैसेज आपके साथ में सॉल्व कर दूंगी ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब क्लास को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो हमको याद रखने हैं जब भी हम पैसेज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं तो है ना रीडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, मुझसे ना ही हिंदी में रीडिंग हो पाती है प्रॉपरली, ना ही मेरे को है ना इंग्लिश में प्रॉपरली रीडिंग हो पाती है, मैं ना ही हिंदी में परफेक्ट हूँ ना ही इंग्लिश में परफेक्ट हूँ, तो फिर मैं पैसेज को कैसे सॉल्व करूँगी, मैं कर ही नहीं पाऊँगी, है ना। तो ऐसे बच्चे हमको जवाब देते हैं। तो अपने अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं ये कर सकती हूँ। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो आप कुछ भी कर जाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। फिर है कंसंट्रेशन। अब पैसेज को करते टाइम पे आपका ध्यान एक ही जगह पे केंद्रित होना चाहिए। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पैसेज को रीड करते टाइम पे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पे, क्योंकि टॉपिक से तो क्या होता है ना, जितने भी हमारे बाकी चैप्टर्स हैं उनमें तो एक टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ है, तो हमको पता है कि ठीक है इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पैसेज जो है वो हर बार नए टॉपिक के ऊपर आता है। ठीक है, आप चाहे सोशल इशू पे पढ़ के चले जाओगे तो किसी पॉलिटिकल इशू पे आपका पैसेज आ जाएगा, पॉलिटिकल के एजेंडास आप पढ़ के जाओगे तो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ पैसेज आ जाएगा, हर बार नए टॉपिक के ऊपर पैसेज आता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप पैसेज को रीड कर रहे हो एकदम ध्यान उसी पे केंद्रित करके आपको पैसेज को ढंग से रीड करना है। ठीक है, फिर है फाइंड आंसर्स फ्रॉम द पैसेजेस ओनली, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे आपके पैसेज से जुड़े हुए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज के अंदर ही मिलेगा। बच्चे बोलते हैं कि मैम ये जो आंसर है ये मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ा मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पैसेज में चाहे जो आंसर दिया हुआ है आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज के अंदर ही मिलेगा, पैसेज के बाहर से आपको कहीं से खुद का दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है उधर ही दिमाग लगाना है, पैसेज में मत लगाना। ठीक है, पैसेज में सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना कि उसको ढंग से रीड कर लेना और जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर पैसेज के अंदर ही ढूंढ के निकाल लेना। ठीक है, फिर दिया हुआ है रीड क्वेश्चन फर्स्ट। तो जब भी हम पैसेज को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उसके बाद में हम पैसेज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पैसेज जब आप सॉल्व करोगे आपके एग्जाम में जब पैसेज आएगा तो उसमें लिखा हुआ होता है सबसे पहले हेडिंग में कि रीड प्रॉपरली द पैसेज, उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लेकिन हम उसका उल्टा करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर पैसेज पे जाएंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम पहले क्वेश्चन पे जाएंगे फिर पैसेज पे जाएंगे, तो ये हमको टेक्निक थोड़ी सही नहीं लगती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो वही करना है जो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, चाहे आपका जो तरीका है वो आपका तरीका आप ऐसे करते हो कि पहले आप पैसेज को पढ़ते हो फिर आप क्वेश्चन की तरफ जाते हो, अगर आपको ये ठीक लगता है तो सबसे पहले आपको वही करना है जो आपके लिए बेस्ट है, या फिर आप पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हो फिर आप पैसेज की तरफ जाते हो। अगर आपका ये वाला तरीका ठीक है तो आपको आपके तरीके के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, लेकिन अगर हम टाइम कंज्यूमिंग मेथड से देखें तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर हम पैसेज की तरफ जाएंगे तो हमारा टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि अगर आप पहले पूरा पैसेज पढ़ोगे तो पहले आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा,
फिर आप पूरा पैसेज को क्या करोगे, धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करोगे, फिर आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर दोबारा से उस एक एक क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए फिर से आप पैसेज को पढ़ोगे, तो टाइम ज्यादा लगेगा इस वाले तरीके में, ठीक है। इसलिए ज्यादा ये सजेस्ट किया जाता है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर आप पैसेज की तरफ आओ। लेकिन उससे पहले भी ये बोलूंगी मैं कि जो आपका बेस्ट तरीका है आपको वो ही करना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैंने बोल दिया पहले क्वेश्चन पढ़ो, वो तरीका भले ही आपसे सूट हो रहा है या फिर नहीं सूट हो रहा है, आप उसी पे ही लगे हो, नहीं, सबसे पहले आपको वही करना है जो आपका तरीका बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में आपको दूसरे की टेक्निक्स पे जाना है, ठीक है। फिर है आपका राइट कीवर्ड्स। अब राइट कीवर्ड्स और ये जो दोनों पॉइंट है वो आपके एक ही साथ में आ जाएंगे। अब इसमें क्या बोला है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पांचों क्वेश्चन के अंदर कुछ एक एक कीवर्ड दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा होगा, तो वो क्वेश्चन में जो एक कीवर्ड है उसको ढूंढ लो, ठीक है। अब आपको वहां पे रफ पेपर दिया होता है, तो उस रफ पेपर के ऊपर आप हर एक क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो लिख लो कि भाई क्वेश्चन 1 का कीवर्ड ये है, क्वेश्चन 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का और 5 का ये है, ठीक है। रफ पेपर के अंदर सारे कीवर्ड्स लिख लो, पांचों क्वेश्चन के एक या दो कीवर्ड उठा के लिख लो उसके अंदर, और उन कीवर्ड्स को फिर आप जाओ पैसेज में और फिर उन कीवर्ड्स को पैसेज के अंदर ढूंढो, तो आपका आंसर जो है आपको जल्दी मिल जाएगा, टाइम आपका बच जाएगा वहां पे, ठीक है। तो आपको इस टेक्निक को यूज करना है वहां पे। अब लास्ट में आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि पैसेज में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला आता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस। पैसेज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके डायरेक्टली पैसेज में दिए होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली पैसेज में कैसे दिए होते हैं, आपको एक स्टोरी दी है, स्टोरी में आपका एक है कैरेक्टर राम नाम का, ठीक है। राम नाम का आपका एक कैरेक्टर है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि इस लड़के का नाम क्या है, तो आपको डायरेक्टली पैसेज के अंदर दिया होगा कि इसका नाम राम है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको डायरेक्टली पैसेज में दिए होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट मतलब कहीं बाहर से नहीं होगा उसका आंसर भी आपके पैसेज के अंदर ही होगा, लेकिन वो आपको इनडायरेक्ट तरीके से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपका एक पैसेज आ गया, उसमें लिखा है कि बॉयज और गर्ल्स हैं, ठीक है, तो उसमें लिखा है कि गर्ल्स जो है वो क्रिकेट नहीं देखती है, उनको क्रिकेट अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सपोज ऐसा कुछ पैसेज था आपका जिसमें लिखा हुआ है कि गर्ल्स जो है उनको क्रिकेट पे देखना अच्छा नहीं लगता है, वो क्रिकेट नहीं देखती है या फिर क्रिकेट नहीं खेलती है, तो आपसे उस पैसेज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन क्रिकेट देखने में इंटरेस्टेड है। तो अब ये पैसेज में नहीं लिखा हुआ है, पैसेज में तो ये लिखा हुआ है कि गर्ल्स नहीं देखती है, तो इसका ऑपोजिट कौन हुए, बॉयज बचे हैं, तो बॉयज मतलब वो देखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन देखता है, लेकिन पैसेज में बताया हुआ है कौन नहीं देखता है, तो ये इनडायरेक्ट तरीके का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको मिलेगा पैसेज के अंदर ही, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से मिल रहा है कि मतलब बॉयज इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपके इनडायरेक्ट तरीके से पैसेज के अंदर होते पैसेज में ही है, लेकिन आपको इनडायरेक्ट तरीके से उनको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। कुछ होते डायरेक्ट तरीके से जो सामने सामने लिखे होते हैं, सिंपल सा उनको लाइन मैच करी क्वेश्चन की और पैसेज की और उठा के उसका आंसर टिक किया। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट तरीके से जो आपको ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके टाइटल एंड सजेशंस वाले, आते हैं ना कि भाई इस पूरा पैसेज का अब आपके अनुसार टाइटल क्या होगा, या फिर आप क्या सजेशन दोगे हमको इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद में, तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सबसे लास्ट के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस लास्ट में ही दिए होते हैं, लेकिन अगर कभी सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस पैसेज का टाइटल क्या होगा, तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को लास्ट में सॉल्व करना है। बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं उनको पहले सॉल्व करो, टाइटल वाले क्वेश्चन को सबसे लास्ट में सॉल्व करो। अब लास्ट में सॉल्व करने से क्या होगा और पहले सॉल्व करने से क्या होगा, अगर आप सबसे पहले इनको सॉल्व करने लग जाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपको टाइटल वाले क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसका टाइटल दे पाओगे, ठीक है। तो अगर पहले ही ये क्वेश्चन आ गया तो आप पूरा का पूरा पैसेज पढ़ोगे, पहले पैसेज पढ़ लिया, अब टाइटल का क्वेश्चन तो दे दिया, बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं उसके लिए भी आप दोबारा से पैसेज पढ़ोगे एक एक करके और फिर उन चारों के आंसर दोगे, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप यहीं पे ही ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में सॉल्व करते हो तो क्या होगा, जितने भी 4 क्वेश्चंस है ना आपके जो टाइटल वाले नहीं है, जो सिंपल क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने के लिए आप पहले पैसेज में जाओगे, पैसेज में ढूंढ लोगे उनके आंसर, तो धीरे धीरे करके आपका जो पूरा पैसेज है वो इन 4 क्वेश्चन में ही कवर हो जाएगा। तो टाइटल वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको दोबारा से पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो 4 क्वेश्चन आपने करे हैं
वो आपने उसी पैसेज में से छोटे छोटे उतार उतार के देख के करे हैं, मतलब आपका पूरा पैसेज आपने वहीं पे ही रीड कर लिया है। तो टाइटल को देने के लिए आपको दोबारा से पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब पूरा पैसेज पढ़ लिया, 4 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये क्या बोल रहा है पैसेज, उसके अकॉर्डिंग आप टाइटल दे दोगे उसको। ठीक है, तो टाइटल वाले क्वेश्चंस आप हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, फिर आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एंटोनिम और सिनोनिम्स बताने होते हैं। जैसे मैंने आपको दिया था टेस्ट सीरीज, उसमें भी एक क्वेश्चन था कि आपको उसका एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहले तो एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम होते हैं आपके ऑपोजिट। ठीक है, कि दिन का ऑपोजिट क्या है, रात है। ठीक है, बड़े का क्या है, छोटा है। तो ऐसे ऑपोजिट को बोलते हैं एंटोनिम, और सिनोनिम मतलब आपके पर्यायवाची। ठीक है, तो एंटोनिम और जो सिनोनिम वर्ड्स हैं, इन आपको कुछ हेडिंग दे देंगे या फिर आपको कोई वर्ड दे देंगे, आपको पूछेंगे कि इस वर्ड का एंटोनिम क्या है, यानी कि इसका ऑपोजिट क्या है, या फिर इसका पर्यायवाची क्या है, इसका सिनोनिम क्या है। तो वो भी आपको पैसेज के अंदर ही मिलेगा। जो वर्ड दिया हुआ है उसके आसपास की गलियों में जाना, यानी कि उसके आसपास की लाइनों में जाना, और आपको वहीं पे ही ऐसे क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके पैसेज के अंदर। ठीक है, अब मैंने कई बार ये ट्रेंड देखा है कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना पैसेज का, उसका आंसर आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रेंड देखा है, ये नहीं बोलूँगी कि हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया है कि अगर आपका पैसेज दिया हुआ है तो पैसेज के या तो फर्स्ट पैराग्राफ में या फिर पैसेज की दूसरी, तीसरी, 4-5 लाइनों में ही आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को लगा सकते हो कि भाई ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो आपको 4-5 शुरू की लाइनों में ही मिल जाएगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो उसके नीचे वाले पैराग्राफ में मिलता है, तीसरा उसके नीचे वाले में, चौथा उसके नीचे वाले में। तो काफ़ी बार ये ट्रेंड भी देखा गया है कि भाई जो क्वेश्चंस देता है एनटीए वो ऐसे सीक्वेंस में देता है, पहले पैसेज में पहला क्वेश्चन, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। ठीक है, तो आप इस टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हो। अब ये जो टेक्निक है वो ये नहीं बोलूँगी कि हर बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे काफ़ी बार है ना, ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भाई पहले पैराग्राफ में ही पहला आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और दूसरा आपको उसी के नीचे वाले में ही मिलेगा, ज़रूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं जब भी आप अपने पैसेज को सॉल्व करोगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस करे चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी पैसेजेस को कर लो, कितने भी ट्रिक्स को सीख लो, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तो फिर आपको वो चीज़ नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस करते रहो। रोज़ का ये टाइम टेबल बना लो कि मेरे को एक पैसेज एटलीस्ट सॉल्व करना है, ज़्यादा भी नहीं, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो रोज के सिर्फ एक पैसेज के 5 क्वेश्चंस को मेरे को सॉल्व करना है, और जल्दी से जल्दी। ये देखो कि मैं कितना जल्दी उसको सॉल्व कर पा रही हूँ। ठीक है, तो इन पॉइंटर्स को आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं पैसेज की तरफ। अब ये था आपका सबसे पहला वाला पैसेज जिसमें आपसे पूछा था कि 1 to 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अब इस पैसेज में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ही हेडिंग में मैंने आपको बताया था कि पैसेज में लिखा हुआ होता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि सबसे पहले पैसेज पढ़ो और फिर क्वेश्चन की तरफ जाओ। लेकिन मैंने क्या बोला, उल्टा करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये आपका पैसेज आ गया, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है What were the skills that were emphasized for young women, यानी कि युवा महिलाओं के लिए किन कुशलताओं पर जोर दिया गया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, सेल्फ सफिशिएंसी एंड रिसोर्सफुलनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर प्रूडेंस एंड रिसोर्सफुलनेस। तो अगर आपने पैसेज ढंग से पढ़ा होगा तो आपको सबसे पहले ही पैराग्राफ में इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। Teachers of home economics traditionally made home sewing a critical part of their curriculum, emphasizing self-sufficiency and resourcefulness। तो सबसे पहले ही पैराग्राफ में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो इसका आंसर क्या होगा, सेल्फ सफिशिएंसी एंड रिसोर्सफुलनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भरता और साधन संपन्नता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन दिया था और डायरेक्ट इसका आंसर आपको पैसेज में दिया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका इसका, हु बिकेम एक्सपर्ट ऑन द परचेज एंड प्रिवेंशन ऑफ रेडी टू वेयर क्लोथिंग फॉर द फैमिली, यानी कि कौन परिवार के लिए पहनने के लिए तैयार कपड़ों की खरीद और संरक्षण के विशेषज्ञ बन गए। एक्सपर्ट कौन बन गए रेडी टू वेयर क्लोथिंग फॉर द फैमिली के, ओनर्स ऑफ द डिपार्टमेंट स्टोर, फील्ड स्टडी एनालिटिस्ट, यंग विमेन, या फिर टीचर्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स। तो फिर से पैसेज की तरफ जाएंगे अब। ठीक है, अब यहाँ पे पैसेज में लिखा हुआ है, दूसरे पैराग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है
Through field study, analysis and research, they became expert on the purchase and prevention of ready-to-wear clothing for the family. ठीक है, यानी कि they became, अब ये they किसके लिए बोला है वो हमको नहीं पता है, तो इसके लिए हमको ऊपर वाले पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में बोला है However, with the increasing availability of the mass production clothing in catalog and department store, more and more women preferred buying garments rather than making them. As a result, होम इकोनॉमिस्ट शिफ्ट द अटेंशन टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि होम इकोनॉमिस्ट ने अपना जो है ना एजुकेशन है, कंज्यूमर एजुकेशन है, उसको क्या करा है, उसका अटेंशन उन्होंने शिफ्ट करा है। तो ये दे जो है वो किसके लिए कहा गया है, होम इकोनॉमिस्ट के लिए कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा टीचर ऑफ होम इकोनॉमिक्स। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा, गृह अर्थशास्त्र के शिक्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Who was the target group, यानी कि निम्न में से लक्ष्य समूह कौन था। यंग गर्ल्स थी, अडोलसेंट गर्ल्स थी, यंग गर्ल थी, यंग वुमेन, यंग गर्ल, अडोलसेंट गर्ल या फिर वर्किंग वुमेन, कौन था आपका टारगेट ग्रुप। ठीक है, तो आपके यहाँ पे पैसेज के अंदर दिया हुआ है फैमिली ऑफरिंग बजटिंग इंस्ट्रक्शन टारगेटेड एट अडोलसेंट गर्ल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा था कि भाई टारगेट ग्रुप कौन है, तो यंग अडोलसेंट गर्ल जो है वो आपका टारगेट ग्रुप है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका अडोलसेंट गर्ल। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन का ही टाइप है, सी ऑप्शन इसका सही है, किशोर लड़कियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है हाउ डिड होम स्विंग हेल्प अमेरिकन विमेन्स, यानी कि घरेलू सिलाई ने अमेरिकी महिलाओं की मदद कैसे की। दे बिकेम फील्ड एनालिटिस्ट एंड रिसर्चेस, दे वेंट बियॉन्ड इकोनॉमिक बाउंड्रीज, दे फाउंड गुड जॉब्स और दे बिकेम एक्सीलेंट टीचर्स। कैसे अमेरिकन विमेन्स को हेल्प किया कि स्विंग ने, होम स्विंग ने। ठीक है, घरेलू सिलाई ने कैसे अमेरिकन महिलाओं की मदद की। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पे देखोगे उसी के नीचे पैराग्राफ में मॉडर्न होम स्विंग मेड इट पॉसिबल फॉर अमेरिकन वुमेन टू ट्रांसेंड देयर इकोनॉमिक डिफरेंसेस एंड ज्योग्राफिक लोकेशन। क्या करा, होम स्विंग ने कैसे हेल्प करी टू ट्रांसेंड देयर इकोनॉमिक डिफरेंसेस। ट्रांसेंड यानी कि बियॉन्ड जाना, किसी चीज के परे जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिखा हुआ है दे वेंट बियॉन्ड इकोनॉमिक बाउंड्रीज, यानी कि वे आर्थिक सीमाओं से परे चली गई। अब वहाँ पे ट्रांसेंड का मतलब था बियॉन्ड जाना, डायरेक्टली नहीं पूछा था वहाँ पे, लेकिन उसका मतलब बियॉन्ड ही था। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिखा हुआ भी है कि अमेरिकी महिलाओं को तेजी से मानकीकृत होते कपड़े उद्योग को अपने आर्थिक मतभेदों और भौगोलिक सीमाओं के पार जाने में संभव बनाया है। ठीक है, यानी कि उनको उनसे बियॉन्ड जाने के लिए हेल्प करी है। ठीक है, दे वेंट बियॉन्ड इकोनॉमिक बाउंड्रीज, वे और आर्थिक सीमाओं से परे चली गई। ठीक है, ऐसे होम स्विंग ने अमेरिकन वुमेन्स को हेल्प करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है What improved fit and efficiency of new garments, यानी कि नए कपड़ों की फिटिंग और दक्षता में सुधार किसके द्वारा आया। स्विंग मशीन के अकॉर्डिंग, मास प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग या फिर पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पहले पैराग्राफ में दिख जाएगा, दूसरा आपको दूसरे में, तीसरा आपको तीसरे में। ठीक है, पहले ऐसा ट्रेंड देखा जाता था, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मिलेगा लेकिन सबसे पहले वाले पैराग्राफ में ही। ये देखो, बाय द अर्ली 20th century, home economists working in extension and outreach program taught women how to use paper pattern to improve fit and efficiency to new garment as well as to update existing ones, यानी कि पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा। पेपर पैटर्न यहाँ पे टर्म पता पड़ गया, तो फिट एंड एफिशिएंसी ऑफ न्यू गारमेंट से क्या इंप्रूव हुआ, पेपर पैटर्न इंप्रूव हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये उस अकॉर्डिंग नहीं आया है, ये आपका 5th क्वेश्चन है लेकिन सबसे पहले वाले पैराग्राफ में पूछा गया है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भाई पहला जो क्वेश्चन है वो पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा आंसर, दूसरे का आंसर दूसरे पैराग्राफ में, लेकिन काफ़ी बार ज़रूरी नहीं कि हर बार सिचुएशन ऐसी ही हो, वो अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला पैसेज जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस को देखे। आपको भी इसी तरीके से अपने पैसेज को सॉल्व करना है। ठीक है, और किन पॉइंटर्स को ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एक्सप्लेनेशन की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आए होंगे और आपको ट्रिक्स पता चली होगी कि आपको कैसे पैसेज को सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।